हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा शर्मा बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट यूनिट का चैप्टर 4 पढ़ाऊंगी, रीतिकाल और उसके साहित्य के भेद। रीतिकाल, जैसे कि मैंने आपको बताया, रीतिकाल के काव्य के भेद 3 भागों में बांटा गया: रीतिबद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि। तो इससे पहले हमें जानना चाहिए कि रीति शब्द का अर्थ होता है एक प्रणाली, पद्धति या किसी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करना। रीति विशिष्ट लक्षण के आधार पर रचित काव्य। रीति शब्द का अर्थ होता है किसी भी कार्य को किसी विशिष्ट लक्षण के आधार पर काव्य रचना करना, किसी पद्धति के आधार पर काव्य करना, किसी लक्षण के आधार पर काव्य की पद्धति करना, रचना लिखना। तो रीति काव्य के तो 3 भागों में इसको बांटा। पहले है रीतिबद्ध कवि। देखिए, रीतिबद्ध का मतलब है कि ये जो कवि होते थे, ये सभी कवि एक लक्षण के आधार पर, एक प्रणाली के आधार पर अपनी कविताओं की रचना करते थे। उनके नियम होते थे, नियम के आधार पर ही एक सीमित क्षेत्र में अपनी काव्य की रचना करते थे। जो इसमें कुछ रीति कवि हैं, उनके मैं नाम लेती हूँ। केशव दास हैं, चिंतामणि त्रिपाठी हैं, भूषण हैं, भिखारी दास हैं, जसवंत सिंह हैं, श्री राम हैं और वैनी प्रवीण हैं। तो और ये जो कवि हैं, इन्होंने रीतिबद्ध होकर के अपनी रचनाओं का निरूपण किया, एक प्रणाली के आधार पर रचनाएं लिखी। इन्होंने जो अपने काव्य में रचनाएं की, एक सीमित क्षेत्र में होकर की, जैसे कि वहाँ की जो प्रकृति थी, देश का वातावरण था, राज्य निरूपण था, राज्य की जो विशेषताएं थी, कैसा शासनकाल था, किसका शासनकाल था, उसी सीमित दायरे में रह कर के उन्होंने अपनी कवियों की रचना की। आगे दूसरे हैं रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि, देखिए, ये कवि स्वतंत्र रूप से अपनी रचनाएं लिखते थे। ना तो इन्होंने किसी प्रणाली का, किसी लक्षण का, किसी के आश्रय में आकर के रचनाएं लिखी, किसी के दबाव में आकर के रचनाएं लिखी, नहीं। इन्होंने, ये जो कवि हुए, स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को लिखा। ये कवि जैसे कि रीति अपने काल के अनुसार, जैसा इन्होंने वहाँ के प्रकृति, वातावरण, देश काल को देखा, अपने काव्य में लिख डाला। ये कवि घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर हुए और इन्होंने वहाँ की आध्यात्मिक रूप से और प्राकृतिक रूप से जो इन्होंने काव्य लिखा, उसको श्रृंगार रस के साथ और उस समय की अपनी भावनाओं के साथ, आज़ादी के साथ, अपने दिल की जो आवाज़ थी, उसको स्वतंत्र होकर के अपने काव्य में लिखा। तीसरे कवि आते हैं रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवियों में देखिए, बिहारी जी का नाम आता है। बिहारी सतसई इनकी रचना है, जिसमें इन्होंने बिहारी सतसई में इन्होंने दोहे जो लिखे हैं, उन दोहों को इन्होंने लक्षण के आधार पर, इन्होंने जो रचना की, लक्षण ग्रंथों की रचना की बिहारी जी ने। उनके इतने अर्थ होते थे कि आपने भी एक दोहा सुना होगा बिहारी जी के ऊपर कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखत में छोटे लगें घाव करें गंभीर। अर्थात जो बिहारी जी के दोहे होते थे, बिहारी सतसई में इन्होंने जो दोहे लिखे हैं, वो इतने लाक्षणिक होते थे कि उनके एक दोहे के 3-3, 4-4 अर्थ निकल के सामने आते। दोहा तो छोटा होता था, लेकिन अर्थ बहुत बड़ा निकलता था। तो ये जो कवि हुए, इनका कोई ना कोई एग्जाम्पल दे करके, उदाहरण दे करके ये अपने रचनाओं को लिखते थे, अपने काव्य का सर्जन करते थे, अपने काव्य को सुंदर बनाते थे, उसमें कोई ना कोई उदाहरण देते थे। जैसे कि बिहारी जी ने जो रचनाएं की, आध्यात्म के द्वारा भी की, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की, उनमें नक्सिक वर्णन किया, प्रकृति का भी वर्णन किया, लौकिक अलौकिक ज्ञान की भी प्रशंसा की। अब देखिए, मैं थोड़ी सी रीति
कालीन परिस्थितियों के बारे में बता देती हूँ कि इस समय जो कैसी परिस्थिति की, इसमें नोट्स में मैंने नहीं दिया है, थोड़ा सा बता देती हूँ। तो इससे पहले मैं आपसे कहूँगी छात्रों कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो पहली परिस्थिति आती है राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक परिस्थिति में जो जहांगीर का शासन था और जो अकबर का शासन हुआ तो वो ठीक ठाक रहा, लेकिन जहाँ औरंगजेब का शासन आया वहाँ पर पूरे शासनकाल में हाहाकार हो गया और वहाँ की जो स्थिति थी बहुत दयनीय शोचनीय हो गई। जो वहाँ के कवि थे वो आश्रय में काम करने लगे, डर कर काम करने लगे, राजाओं की प्रशंसा में काम करने लगे और एक सीमित दायरे में होकर के जो जब काव्य लिखा गया तो उस काव्य में केवल वीरता रसों का, युद्धों का ही वर्णन होता, वीर रस का ही वर्णन था, युद्धों का वर्णन होता था। अब देखिए दूसरा है सामाजिक परिस्थिति। जैसा कि आपको जब शासन काल ऐसा था, मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया था, तो कॉमन सी बात है कि वहाँ की जो जनता थी एक डर कर रहती थी। जो हिंदू लोग थे उन पर अत्याचार होता था और राजपूत लोग थे उन पर अत्याचार होता था। हिंदू धर्म में जो कवि हुए उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, रचनाएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आगे तीसरे नंबर की आती है सांस्कृतिक परिस्थिति। सांस्कृतिक परिस्थिति में देखिए वहाँ की संस्कृति के अनुसार जब इस्लाम धर्म था तो इस्लाम धर्म से संबंधित जो कवि हुए वो अपने काव्य की रचना करते थे, लेकिन जो धार्मिक प्रवृत्ति के जो जनता थी अंधविश्वास में डूबती जा रही थी। अंधविश्वास का बोलबाला हो गया था और उस बोलबाले का, अंधविश्वास का फ़ायदा भोली भाली जनता को, जो धर्म के अधिकारी थे, अपने अपने धर्म के अनुसार उनको लूटते थे और उनका फ़ायदा उठाते थे। चौथा है साहित्य एवं कला साहित्य। इस साहित्य में जो लिखा गया, ये ब्रज भाषा में साहित्य लिखा गया रीतिकाल में, और कला की दृष्टि से इसमें वहाँ के युद्धों का वर्णन, वहाँ की प्रकृति का वर्णन बहुत ढंग से और अतिशयोक्तिपूर्ण किया गया। तो छात्रों मैंने आपको वहाँ की रीतिकाल के समय की कैसी परिस्थिति थी, कैसा शासन काल था उसके बारे में बताया। रीतिकाल की विशेषताएं। रीतिकाल की जो विशेषता थी, पहली थी श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता में जैसे कि रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इसमें नक्सिक वर्णन, नायक नायिका के प्रेम का वर्णन, नायिका नायिका के वियोग का वर्णन बहुत भावपूर्ण ढंग से दिखाया। इसमें श्रृंगार रस में जो उस समय उदाहरण दे करके रीतिकाल कवियों ने उदाहरण दे करके, चकवा चकवी का उदाहरण दे करके वियोग श्रृंगार को दिखाया और बहुत सुंदर तरीके से इसमें दोनों श्रृंगार रस के, वियोग श्रृंगार भी और श्रृंगार रस की, और नायक नायिका के प्रेम के साथ साथ इन्होंने भगवान श्री कृष्ण और राधा की रासलीलाओं का भी वर्णन किया। जैसे भगवान कृष्ण और राधा गोपियों और राधा कृष्ण के वियोग का इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया, जिसमें राधा और श्री कृष्ण की रासलीला का एक दोहा है। एक दोहा आता है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, देन सोए कहे मोहन हंसे, देन कहे नट जाए। तो इसमें श्री कृष्ण की रासलीला का सुंदर वर्णन किया है, जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। रीति निरूपण, इन्होंने एक रीति अर्थात एक प्रणाली के संबंध काव्य की रचना की, एक लक्षण से संबंधित एक जो कवि हुए उन्होंने एक प्रणाली को मानते हुए अपने काव्य की रचना की। तीसरा पॉइंट आता है अलंकारिष्ट। अलंकारिष्ट मतलब अलंकारों की, अर्थात उस समय जैसा शासन था, युद्धों का वर्णन था, ये श्रृंगार रस था, उसको बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ा करके अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया इन्होंने। और इसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और शब्द बहुत सुंदर अलंकारों का प्रयोग करते हुए अपने काव्य की रचना की। भक्ति और नीति,
चौथा है भक्ति और नीति में। भक्ति नीति के माध्यम से इन्होंने उस समय जब काव्य की रचना की तो जो उस समय के जो कवि होते थे अपने राजा को खुश रखने के लिए काव्य की रचना करते थे, नीति की बात करते थे। लेकिन ज़्यादातर जो काव्य लिखा गया भक्ति और नीति के कम दोहे मिलते हैं रीति काल में, लेकिन अपने आश्रय में रहते थे, राजा के आश्रय में रहने के कारण इन्हें राजाओं की प्रशंसा के काव्य लिखने पड़ते थे। उसके साथ साथ ये जब भक्ति और नीति के दोहे भगवान कृष्ण के दोहे लिखते थे तो इसमें होता था कि जब इनके काव्य की कोई राजा प्रशंसा कर देता था तो ये अपने आप को धन्य मानते थे कि हाँ हमारा काव्य पूरा हो गया। अगर प्रशंसा नहीं होती थी तो ये नीति की बात करते थे कि चलो हमने अपने काव्य के प्रति थोड़ी सी तो भगवान की आराधना कर ली, ऐसा सोच करके ये संतोष कर लेते थे। वीर रस की इसमें देखिए वीर रस की कविताएं होती थीं, राजाओं के युद्धों का सजीव वर्णन करता थे, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन युद्ध को बढ़ा चढ़ा करके अपनी कविताएं लिखते थे। 6 नंबर आता है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण में इन्होंने वहाँ की प्रकृति के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया। ये जो कविता लिखते थे देश काल के अनुसार वहाँ की प्रकृति का वर्णन करते हुए अपनी कविताओं में और अलंकारों के द्वारा और छंदों के द्वारा अपने काव्य को सुंदर बना देते। जैसे कि मैंने अब आपका 7वां नंबर आया अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। अतिशयोक्ति का मतलब होता है, मैं आपको बता देती हूँ नहीं पता हो, अतिशयोक्ति का मतलब होता है छात्रों कि हम किसी छोटी चीज़ को, जैसे कि कोई छोटी चीज़ है राई का पहाड़ बनाना, एक मुहावरा है राई का पहाड़ बनाना, इस तरह छोटी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा करके बताना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कहलाता है। जैसे एक दोहा भी आपने सुना होगा, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई। तो हनुमान की पूंछ में तो आग लगी नहीं, लंका भी जल गई। कितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो गया। तो अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। तो यहाँ युद्धों का सजीव वर्णन जो दिखाते थे बहुत बड़ा चढ़ाकर राजा की प्रशंसा के लिए करते थे कि हम वहाँ इस समय का काव्य लिखेंगे तो राजा खुश होगा और हमें मुद्राएं देंगे, हमारी कविता की प्रशंसा होगी और राजा खुश होकर के हमें इनाम देंगे। अब है जनता की भावनाओं की उपेक्षा। कॉमन सी बात है छात्रों, जब राजाओं के आश्रय में रह कर के कवि कविता लिखते हैं तो उन्हें जनता की भावनाओं की कोई कद्र नहीं थी। वो जनता की भावनाओं की कद्र न करते हुए राजाओं को खुश रखने के लिए उनसे संबंधित उनके सम्मान में उनकी श्रेष्ठता का वर्णन करते थे। जनताओं की भावना के उनके पास कोई शब्द नहीं थे। मुक्तक काव्य की प्रधानता। मुक्तक काव्य की प्रधानता इस रीति काल में आई और छोटे छोटे छंदों के द्वारा मुक्तक लिख के उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखना शुरू किया। 10वां है ब्रज भाषा का प्रयोग। रीति काल में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। 11वां छंद योजना आई, इसमें दोहा है, सौटा है, बरबे है, ये सभी छंद हमारे रीति काल में आए। 12वां है हिंदी गद्य साहित्य की रचना। हिंदी गद्य साहित्य की भी रचना इसमें शुरुआत हुई। जैसे मुंशी इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी और गद्य रचना इसमें निकल कर के आई। गद्य साहित्य की भी रचना शुरू हो गई रीति काल में आकर। तो छात्रों, जैसे कि मैंने आपको बताया, रीति काल एक प्रणाली के संबंध, एक विशिष्ट लक्षणों के आधार पर काव्य रचना। तो रीति से आप समझ गए होंगे इसके काव्य को, इसकी परिस्थितियाँ। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आप इनको छोटे छोटे रूप में इनको याद कर सकते हैं। और रीति काल की विशेषताओं को लेकर के लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो छात्राएं, मैंने इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को मैंने क्लियर भी किया है। आप इन पॉइंट्स के आधार पर अपना लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं और इसको कर सकते हैं। तो छात्रों, आज के लिए मैं यही विराम देती हूँ। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।